हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल अफेयर्स। मैं हूं निर्देश। सो फाइनली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ये तीन वेस्टर्न कंट्रीज हैं और इन्होंने इकोवास से खुद को विड्रॉ कर लिया है। अनाउंस कर दिया है कि भाई हम जो इकोवास ऑर्गेनाइजेशन है उससे खुद को विड्रॉ कर रहे हैं। इकोवास क्या है, क्या रीजन है इस विड्रॉल के, इसके इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं और कैसे कुछ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग कैसे यूएसए और रशिया जैसी जो ग्लोबल पावर्स हैं वो वेस्टर्न अफ्रीका में और अफ्रीका में अपना जियोपॉलिटिकल गेम खेल रही हैं, उसको सब जानेंगे इन डेप्थ में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी 27 जनवरी को तीन कंट्रीज हैं, इन्होंने जॉइंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोला कि भाई हम जो है इकोवॉस से खुद को क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। और ये कंट्री थी नाइजर, माली और बुर्किना फासो। ठीक है, इन्होंने जो रीजन दिया एग्जिट का कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो सोवरेनिटी है, ठीक है, इसको वायलेट करने की बात की जा रही है। तो ऐसे में जो कंट्रीज, जो ऑर्गेनाइजेशन हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट करने की बात कर रही है, हमसे बदला लेने की बात कर रही है, हम पे अटैक करने की बात कर रही है, तो ऐसे में इस ग्रुप में रहना हमारा इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे एग्जिट कर रहे हैं। क्यों इनको ये धमकी दी जा रही थी, क्यों जो इकोबास कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इन तीनों कंट्रीज के ऊपर मिलिट्री एक्शन की तैयारी कर रहे थे। तो हुआ ये था कि 2-3 साल से इन तीनों कंट्रीज में क्या चल रहा है, कू चल रहा है। माली में हुआ, देन बुर्किना फासो में हुआ, लास्ट ईयर नाइजर में हुआ कू। ठीक है, जहां पर मिलिट्री लीडरशिप ने पॉलिटिकल लीडरशिप को हटा के खुद पावर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, इसके बाद जो इकोवॉस कंट्री थे उन्होंने इन तीनों कंट्रीज से बोला, लीडर्स से बोला कि भाई जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर करो, अदरवाइज हम आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेंगे और दोबारा से पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने क्या करा है, इकोवास रीजन से खुद को अलग कर लिया है। बट जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सिर्फ एक अफ्रीकन कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये गेम चल रहा है यूएसए और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है हमारा, इसमें यूके, फ्रांस वगैरह आते हैं, वर्सेज रशिया। उनका एक जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है। यूएसए ने आरोप भी लगाया कि भाई ये जो वेस्टर्न अफ्रीका में जो इतने कूज हो रहे हैं, है ना, इसके पीछे रशिया है। रशिया क्या करवा रहा है, कू करवा रहा है इन रीजन में। ठीक है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया कि भाई रशिया क्यों कू करवा रहा है, तो ये आंसर आता है कि भाई रशिया एक कम्युनिस्ट कंट्री है, एक डिक्टेटरशिप है, तो उसे डेमोक्रेटिक कंट्री सूट नहीं करते, उसे मिलिट्री डिक्टेटरशिप ही सूट करती है। इस वजह से क्या करवाया जा रहा है, कू करवाया जा रहा है, ताकि रशिया इन कंट्रीज को अपने इन्फ्लुएंस में ले सके। इसके अलावा यूएसए एंड वेस्टर्न वर्ल्ड पर रशिया आरोप लगाता है ना, कि कि जो यूएसए एंड वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, जो यूके, फ्रांस वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं इन कंट्रीज का। ठीक है, इसकी वजह से वहां के लोग, वहां की जो मिलिट्री है वो बहुत नाराज है और इस वजह से हो रहा है। तो अपने अपने इनके आरोप प्रत्यारोप है। बहरहाल ये सब अफ्रीका में हो रहा है। जब माली, नाइजर और बुर्किना फासो में कू हुए थे, तो उसके बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास, ठीक है, इसने बोला था कि भाई हम जो मिलिट्री एक्शन है इन तीनों कंट्री पे लेंगे और एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने की वहां पर कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद इस रीजन में काफ़ी जो है तनाव बढ़ गया है, मिलिट्राइजेशन, हैवी मिलिट्राइजेशन बढ़ गया है। नाइजर, माली, बुर्किना फासो ये रशिया से हथियार परचेज कर रहे हैं। यूएसए बाकी इकोवास कंट्रीज को क्या कर रहा है, आर्म्ड कर रहा है। तो एक बहुत ही टेंस सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। और ऐसे में ये सिचुएशन और टेंस हो जाती है जब ये तीन कंट्री जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं इकोवास ऑर्गेनाइजेशन से खुद को अलग कर लेते हैं। क्योंकि अब बातचीत का कोई चैनल नहीं रहा ना इनके बीच में। पहले इकोवास एक प्लेटफॉर्म देता था इनको, जहां ये सारे कंट्रीज मिलके अपनी जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट कर लेते थे। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। इससे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है, इंडिया के लिए इकोवास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इकोवास है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तभी हम जान पाएंगे कि भाई इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हम बात करें इकोवास रीजन की, तो इकोवास रीजन वेस्टर्न कंट्रीज का एक ग्रुप है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज का एक ग्रुप है। ठीक है, ये जो आप ग्रीन साइड में देख रहे हैं, ये सारे जो कंट्रीज हैं वो इकोवास रीजन में आते हैं, इकोवास ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, इकोवास रीजन में आते हैं। और ये जो इकोवास है, इसकी फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट। ठीक है, ये इसमें इकोनॉमिक भले ही लगा हुआ है, बट एक पॉलिटिकल यूनियन भी है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन दोनों ही है। इकोनॉमिक से सिर्फ आप ये नहीं सोचेंगे कि भाई कोई ट्रेड यूनियन है या कोई आपका फ्री ट्रेड कंट्रीज हैं, नहीं, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी है। ये चीज़ हमें पता चलती है जब हम इस इकोवास ऑर्गेनाइजेशंस के ग्रुप जो गोल्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इसके गोल्स में साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो जो पहला गोल है कलेक्टिव सेल्फ सफिशिएंसी, है ना, खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, और इकोनॉमिक और ट्रेड यूनियन एस्टेब्लिश करना है। ये बात तो समझ में आती है, नाम से भी समझ में आ रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें तो इकोवास एम्स टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये भी बात समझ में आती है कि हाँ भाई, ये भी कहीं इकोनॉमी से जॉइंटेड है। थर्ड जो गोल इसका है, ठीक है, इकोवास ऑल्सो सर्व्स एज ए पीस कीपिंग फोर्स इन द रीजन। ठीक है, यहां से इसके पॉलिटिकल इंटेंशंस का पता चलता है कि भाई ये पीस कीपिंग फोर्स की तरह भी काम करता है। और किस तरह पीस कीपिंग फोर्स की तरह काम करता है ये, है ना, इस गोल के अंदर ये कहा गया है कि भाई इकोवास जो रीजन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक पीस कीपिंग फोर्स की तरह काम करेगा अगर, है ना, इन मेंबर स्टेट में से किसी में भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है, तो है ना, ये सारे जो कंट्री हैं इकोवास रीजन के, वो क्या करेंगे, एक पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे वहां पर सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन दोनों है। इस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया गया था 28 में 1975 को, 28 में 1975 को। हेडक्वार्टर्स इसके अबूजा में है, जो कि नाइजीरिया में है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इसकी 3 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जो कि इंग्लिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज। क्योंकि ये रीजन कभी ना कभी, है ना, फ्रांस, पोर्टुगल और ब्रिटेन के कॉलोनी रहे थे, तो इसी वजह से इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज ये तीनों मिलती हैं। अगर बात करें इसके मेंबर स्टेट की, तो 15 मेंबर स्टेट, 15 मेंबर स्टेट हैं इसके, इस रीजन के, इस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसमें कैबो बर्डे, ये कैबो बर्डे, इसके अलावा सेनेगल, गैम्बिया, ठीक है, गिनी बिसाऊ, है ना, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया, है ना, कोटे दे आइवरी, घाना, टोगो, बेनिन, बुर्किना फासो, माली, नाइजर एंड नाइजीरिया। ठीक है, तो 15 मेंबर हैं। अब 3 ने इसे छोड़ दिया है, ठीक है, तो -3 कर देंगे, तो अब इसके जो मेंबर्स हैं वो कितने मेंबर्स रह गए, 12 मेंबर्स रह गए। याद रखेंगे 12 मेंबर्स रह गए, माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने इसे छोड़ दिया। ठीक है, इंडिया इकोवास रिलेशन की अगर बात करें कि भाई इंडिया पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेंगे, तो ये बात समझ में आएगी जब हम इंडिया इकोवास रिलेशन को समझेंगे। ठीक है, तो 1975 में जब ये ग्रुप बना, उसके बाद 2004 में इंडिया को इसका ऑब्जर्विंग मेंबर बनाया गया, ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया। तो इंडिया इकोवास रीजन का एक ऑब्जर्विंग मेंबर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर स्टेट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है वो किसी भी ग्रुप पे। ठीक है, इसके अलावा 2006 में हमारे इंडिया ने इस रीजन को एक लाइन ऑफ क्रेडिट दी $250 मिलियन की। ठीक है, एक सॉफ्ट लोन की तरह होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना। लाइन ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, एक लिमिट दे दी जाती है कि आप इंडिया से इतने मिलियन का परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो 250 मिलियन तक का परचेज करने की एक लिमिट जो है वो इस रीजन को दी गई है, तो 250 मिलियन लिमिट है वो। इसके अलावा इकोवास रीजन, ठीक है, एक वो रीजन है जो इंडिया की परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसकी बिड को सपोर्ट करता है। कि भाई इकोवास का मानना है कि भाई हम भी चाहते हैं कि भाई इंडिया को जो परमानेंट सीट है वो मिलनी चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो इस तरह इकोवास रीजन के टूटने से, क्योंकि 3 पावरफुल कंट्री हैं जो अलग हो गए हैं इससे, ठीक है, तो इंडिया और इकोवास रिलेशन पर बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है ना। आप इंडिया की जो दावा है, जो बिड है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, वो कमजोर होगी। इसके अलावा अब इंडिया को चूज करना होगा इकोवास रीजन और ये जो माली, बुर्किना फासो
और आपके नाइजर कंट्रीज के बीच में। तो डिप्लोमेटिक चैलेंज इंडिया के लिए आने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ वैसे कोई डायरेक्ट है ना नुकसान इंडिया को नहीं होने वाला है, बट डिप्लोमेटिक चेंजेस जो चैलेंजेस जो हैं वो इंडिया जरूर फेस करने वाला है। ठीक है, बात हो रही थी साहिल रीजन की भी। साहिल रीजन क्या होता है ना, तो साहिल रीजन अफ्रीका में ही एग्जिस्ट करता है, और अफ्रीका में एग्जिस्ट करता है ये सहारा डेजर्ट और सवाना के बीच में, सवाना ग्रासलैंड के बीच में। तो सवाना ग्रासलैंड और सहारा डेजर्ट के बीच का जो ये रीजन है, जो रेड मार्क में आप देख रहे हो, इसी को साहिल रीजन बोला जाता है। ठीक है, तो 12 कंट्रीज का पार्ट है। ठीक है, सेनेगल, ये देखिए सेनेगल, इसके अलावा बुर्किना फासो, देन माली, नाइजीरिया, नाइजर, चाड, सूडान, साउथ सूडान, इसके अलावा इथोपिया और इरिट्रिया, है ना, ये कंट्रीज इसका पार्ट है। और 400 मिलियन पीपल इस रीजन में रहते हैं। ये रीजन क्योंकि सहारा और सवाना ग्रासलैंड दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे सवाना रीजन की ड्राइनेस, ठीक है, एरिडनेस, और सहारा रीजन की ड्राइनेस पाई जाती है। इसी वजह से ये क्या है, एक सेमी एरिड रीजन है, सेमी एरिड रीजन है। और ये एग्जिस्ट करता है, एक तरह से इसको बोला जाता है कि भाई अटलांटिक महासागर से और रेड सी तक का एक जो रूट है वो है। ठीक है, अटलांटिक महासागर से रेड सी तक फैला हुआ है। ठीक है, सेनेगल से लेके इरिट्रिया तक फैला हुआ है। ठीक है, इथोपिया तक फैला हुआ है। तो ये साहिल रीजन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये रहा माली और बुर्किना फासो, नाइजर के कूका रीजन, इकोबास की इंडिया के लिए इंपॉर्टेंस, साहिल रीजन की इंपॉर्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।